हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका हिंदी साहित्य का पेपर होने वाला है। कहानी एंड और उपन्यास उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे सारे अपन पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं अपन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ये वाली पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल को जैसे ज्वाइन करो आप आपके सामने तो यहाँ पर एक नीचे की तरफ बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर गेस्ट पेपर प्लस सॉल्यूशन की पीडीएफ पड़ी है। आप जाकर इसको जरूर से पढ़ लेना। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करते हुए आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। वहां पर आपके सामने टेलीग्राम पे पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। पीडीएफ जाकर जरूर से डाउनलोड कर लेना और इसी विषय से संबंधित आपके सामने जो अन्य वीडियो हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो उनका सॉल्यूशन का लिंक भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर जरूर से पढ़ लेना। अब अपन पढ़ते हैं। आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपन्यास महाभोज की राजनीति और सत्ता संघर्ष का चित्रण कीजिए। मतलब उपन्यास जो महाभोज है उसमें राजनीति और सत्ता संघर्ष को किस तरीके से दिखाया गया है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आपके सामने। जहां पर आपके सामने क्या देखने को मिलता है, मनु भंडारी के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया महाभोज, ये भारतीय राजनीति के यथार्थवादी, कटु और अक्सर भ्रष्ट स्वरूप का गहन चित्रण किया गया इसमें। मतलब मनु भंडारी के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया महाभोज, इसमें वास्तविकता को दिखाया गया है किस तरीके से जो हमारी राजनीति है वो भ्रष्टाचार से युक्त है और उसका जो कटु जो आपके सामने दृश्य है उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। उपन्यास सरोहा गांव के एक दलित युवक के बेसर रहस्य मौत से शुरू होती है। मतलब ये कहानी किससे शुरू होती है, एक सरोहा गांव में एक बिंदा नाम का आपके सामने एक लड़का होता है, उसकी क्या हो जाती है, एक रहस्य में मौत हो जाती है। और उसके बाद में जिस तरीके से भारत में कोई भी व्यक्ति है, खास करके समाज के उस वर्ग से आता है जहां पे उनको वंचितों को उतना हक नहीं मिलता है, तो उनके लिए राजनीति होना एक स्वाभाविक सी चीज है। तो उसके साथ क्या हो जाती है, आपके सामने सत्ता का संघर्ष है वो शुरू हो जाता है। मतलब राजनीतिक पार्टियां हैं वो राजनीति का लाभ लेने के लिए क्या करती हैं, एक दूसरे से संघर्ष शुरू कर देती हैं। जिस तरीके से चाहे कोई भी घटना हो जाओ भारत में, सबसे पहले किस चीज की शुरुआत होती है, राजनीति की। राजनीति के बिना भारत में राजनीति के बिना कुछ भी अधूरा नहीं रहता है। राजनीति होती है तो लोग क्या करते हैं, चुनाव आते हैं, वहां पर आपके सामने दत्तादा नामक एक कोई राजनेता होता है, वो इसके फायदे के लिए पूरा का पूरा पुरजोर लगा देता है। और अपना क्या, ये जो आपके सामने जो सरोहा गांव के जो आपके बिंदा का दलित लड़का है उसकी मौत है, वो चुनावी जो मुद्दे हैं उसका एक सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। भारत में यही होता है, विकास के अलावा जितने भी जो मुद्दे होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, बाकी जो विकास के मुद्दे होते हैं उनका इतना ज्यादा महत्व नहीं देखने को मिलता भारत जैसे देश में। अगले वाला पॉइंट आपके सामने क्या है, इसका महत्वपूर्ण पॉइंट, सत्ता की भूख और अवसरवादिता। ये उपन्यास हमें यही दिखाता है कि किस तरीके से भारत में जो राजनेता है उन्हें बस मौका चाहिए किसी भी तरीके से आपके सामने राजनीति करने का। उपन्यास दिखाता है कि कैसे राजनेता, मुख्यमंत्री, दास साहब, विपक्षी नेता, सुकुल बाबू न्याय या जनहित से ज्यादा अपनी सत्ता बचाने या हासिल करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर एक दलित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और ये तो आप अपने समाज में भी देख सकते हो। अगर कोई दलित या वंचित वर्ग के व्यक्ति की अगर आप इस प्रकार की घटना हो जाती है तो सभी राजनेता वहां पर जुट जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिखाने के लिए कि हम आपके हितैषी हैं, हम ही आपका न्याय दिला सकते हैं, हम ही आपको क्या कर सकते हैं, हम ही आपके असली संरक्षक हैं। तो यही चीज इस कहानी में भी देखने को मिलती है। मन्नू भंडारी के द्वारा हमारे राजनीति की वास्तविकता को दिखाने का प्रयास किया गया है, जहां पर जो बिंदा है, जो एक दलित युवक है, उसके उसके जो माता पिता, उसके पास इतनी राजनीतिक पहुंच नहीं है कि वो क्या कर सके, खुद से न्याय प्राप्त कर सके। तो इस चीज का फायदा उठाने के लिए जो राजनीतिक नेता है, जिसमें मुख्यमंत्री है, वहां का स्थानीय नेता है दास साहब जो वहां पर पार्टी में है, और वहां के जो विपक्ष के नेता है सुकुल बाबू, सब क्या करते हैं, ये नारे लगाते हैं कि इनको बिंदा को न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, या आपके सामने जो अपनी सत्ता है उसको बचाने में प्रयास करते हैं। वे बेहसर मौत की आपके सामने, विशेषर की मौत को आपके सामने, जो जिसका नाम बिंदा भी था, उसकी मौत को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं तथा सहानुभूति बटोरते हैं। तो ये विशेषर है या फिर बिंदा है, उसकी मौत को वो एक वोट बैंक समझते हैं कि आपके सामने अगर आप अपन इस पे जो जितनी इस पे राजनीति करेगा वो इस समाज के जितने ज्यादा वोट है वो हासिल कर लेगा, और सहानुभूति बटोरने का प्रयास करते हैं कि जिससे क्या हो सके, आपके सामने
सहानुभूति के माध्यम से उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट है वो मिल सके, और इसके माध्यम से वो अपने विरोधियों को बदनाम करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। चाहे आपके सामने पक्ष की सरकार हो चाहे विपक्ष की, दोनों सिर्फ यही करते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का काम चलता रहता है। वो उस पे आरोप लगा देता है कि जो आपके सामने दत्तादा का काम है, उसने इसकी मृत्यु के पीछे जिम्मेदार है। इधर सुकुल साहब कहते हैं, वो सुकुल साहब दास साहब पे आपके सामने हमला कर देते हैं, और दास साहब वो आपके सामने सुकुल बाबू पर क्या करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं कि आपके वजह से ये हुआ है। और इस कहानी से आपको ये पता चलता है कि इन सब जो चीजें हैं, जो राजनीति देखने को मिलती है भारत में छोटी छोटी चीजें से, इससे ये सिर्फ क्या है, आम आदमी की त्रासदी सिर्फ एक राजनीतिक प्यादा बन जाती है। मतलब आम आदमी के जीवन पे कोई घटना होती है, उस पर इतनी ज्यादा राजनीति की जाती है कि आम आदमी है उसके जीवन में, आम आदमी को जो अपना जीवन है वो एक प्रकार से सिर्फ एक मजाक बन के रह जाता है। और ये तो आज के समय अपने आम भारत में भी ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने भ्रष्टाचार व अपराधीकरण। अपने उपन्यास में दिखाया गया है पुलिस प्रशासन और राजनीतिक नेता किस तरीके से भ्रष्टाचार व अपराधीकरण में गहरे जाल में फंसे हुए हैं। इस उपन्यास में क्या दिखाया गया है कि किस तरीके से जिस पुलिस को आपके सामने, पुलिस प्रशासन को आपके सामने किस लिए बनाया गया, ताकि वो जनता को न्याय दिला सके। और जो ये राजनेता वो जनता की हक की लड़ाई लड़ने के लिए राजनेता सत्ता में आते हैं, लेकिन सच्ची बात तो यही है कि ये खुद ही उस भ्रष्टाचार में, उस अपराध में घुसे रहते हैं। वह विशेषर की मौत से जुड़े सबूत मिटाते हैं और गवाहों को धमकाते हैं। वो क्या करते हैं, आपके सामने जो विशेषर की जो मौत होती है उससे संबंधित जितने सबूत होते हैं उनको मिटाते हैं और गवाहों को धमकाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सच सामने आ जाएगा तो राजनीति नहीं रहेगी, और राजनीति नहीं रहेगी तो उनको वोट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, वो विशेषर की मौत से संबंधित जो सबूत होते हैं उनको भी मिटा देते हैं, और जो उनकी जिन्होंने उसको मृत्यु हुई थी उसको देखा था उस समय, तो उनको गवाहों को भी धमकाते हैं। और जो वास्तविक अपराधियों को संरक्षण देते हैं, जिससे उनका राजनीतिक हिस्सा आते रहे। मतलब वे मृत्यु किसी और कारण से हुई, लेकिन अपनी राजनीतिक हित के लिए क्या करते हैं, वो उन अपराधियों को क्या करते हैं, संरक्षण देने का क्या कार्य करते हैं। और ये तो हमारे भारत में भी देखने को मिलता है, राजनीतिक कारणों की वजह से बहुत से लोगों की मृत्यु होती है, और उनको राजनीतिक हित के लिए, फायदे के लिए जो अपराधी रहते हैं वो बच जाते हैं। न्याय की प्रक्रिया को बाधित किया जाता है और सत्य को दबाया जाता है। और ये जो राजनीतिक फायदे के लिए क्या किया जाता है, जो न्याय की पूरी प्रक्रिया है उसको तो कहीं दबा दिया जाता है, और आपके सामने न्याय की प्रक्रिया को तो कहीं ना कहीं बाधित किया जाता है, और सत्य है, जो विशेषर की जो मौत है, बिंदु की जो मौत है, उसको कहीं ना कहीं पर आपके सामने जनता के सामने नहीं लाया जाता है। अगर जनता के सामने वास्तविकता आ जाती तो राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, भारत में दलगत राजनीति का खोखलापन। मतलब अलग अलग जो आपके सामने भारत में बहु राजनीतिक पार्टियां देखने को मिलती हैं, जो हमारी लोकतांत्रिक परंपरा की विशेषता भी है, लेकिन ज्यादातर ये राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ही करती रहती है, जिससे क्या होता है, किसी भी पार्टी को कोई भी पार्टी वो अपना हित साधने के लिए क्या करती है, आपके सामने वास्तविकता को सामने आने ही नहीं देती है। विभिन्न राजनीतिक दल एक दूसरे पे कीचड़ उछालते और झूठे आरोप लगाते रहते हैं। मतलब इस कहानी में आपके सामने जो ये कहानी है, इसमें क्या ये दिखाया गया है कि राजनीतिक पार्टियां हैं वो वास्तविकता को लाने के बजाय एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं कि उस पार्टी ने ये किया है, इस पार्टी ने ये किया है, हम बहुत अच्छे हैं, हमने सब कुछ सही किया है, इस प्रकार के आरोप लगाते रहते हैं। और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास किया जाता है, और क्या दिखाया जाता है कि जो सच्चाई होती है उसको तो दुनिया के सामने रखा नहीं जाता है, और जो तथ्य होते हैं उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। उनका उद्देश्य विशेषज्ञ जैसे पीड़ितों को न्याय दिलाना नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो प्रतिद्वंदी है उनको बनाना होता है। बस उनका जो असली व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति होता है, उसको न्याय से उनको कोई मतलब नहीं होता है। वो झूठी सहानुभूति लेते हैं। भारत में भी देखा होगा, कोई भी घटना हो जाए, बस राजनेता वहां पर पहुंच जाएंगे, उससे पहले उन्हें कोई मतलब नहीं था उस घटना से, पहुंचेंगे, वो झूठी सहानुभूति दिखाएंगे कि हम ये बस आपके मसीहा, और जैसे वो बात ठंडी हो जाती है कोई मतलब नहीं रहता किसी को। समझ में आ गया? तो बस यही है, वो अपने वोट बैंक को साधने के लिए सब चीजें की जाती हैं। अगले वाला पॉइंट है आम आदमी की उपेक्षा।
उपेक्षा। इस सत्ता संघर्ष में आम आदमी, विशेषकर समाज का वंचित वर्ग जैसे दलित है, वो पूरी तरीके से हाशिए पर चला जाता है। ये जो राजनीति देखने को मिलती है, इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी उसका बहुत गहरा नुकसान देखने को मिलता है। उसको खुद को ऐसे लगता है कि जैसे वो खुद एक मजाक बन के रह गया है। जिन राजनेताओं को उसने उनकी जो सत्ता में उनको उनके फायदे के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनके हक की बात उठाने के लिए वो लेकर आए थे, वही राजनेता ने उनको सिर्फ मजाक बना के रख दिया है। और खास करके जो वंचित वर्ग है, जिनके पास इतने संसाधन नहीं है, जिनके इतने पास राजनीतिक सत्ता नहीं होती है, तो उनको तो और भी ज्यादा मजाक उनका बनाकर रख दिया जाता है। बस उनके लिए यह दिखाया जाता है कि हम आपके सच्चे हितैषी हैं, लेकिन वास्तविकता में कोई भी किसी के साथ नहीं दिखाई देता है। उनकी आवाज को दबा दी जाती है और न्याय की अवधारणा को पूरी तरीके से गौण कर दिया जाता है। और उनकी जो आवाज होती है वास्तविकता में आपके सामने, उसकी आवाज को दबा दी जाती है, और जो पूरी की पूरी अवधारणा है वो क्या हो जाती है, गौण हो जाती है। विशेषर की मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई है। इस कहानी के अंदर दिखाया जाता है कि जो विशेषर है, उसकी वो राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक फायदे के लिए बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनाती हैं। चुनाव हो जाता है, सभी दल जीत भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद में किसी को कोई मतलब नहीं था विशेषर की मृत्यु को। और अब जो राजनीतिक फायदे के लिए जो असली अपराधी थे, उनको तो संरक्षण मिल गया, वो तो बच गए। अब उनको कोई मतलब नहीं है, ना ही पुलिस प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, वो और कोई काम में बिजी हो गया आपके सामने। तो इस प्रकार से आपके सामने जो असली पीड़ित था, उसको न्याय नहीं मिला। वो विशेषर की मौत तो रहस्य बन के रह गई, और राजनीतिक दलों ने उसको वास्तव में न्याय दिलाने में सफल नहीं हुए। और राजनीतिक दलों ने क्या किया, सिर्फ अपना फायदे के लिए इसको एक पूरी तरीके से राजनीतिक मुद्दा बनाकर वोट बैंक बनाया। महाभोज, जो एक भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था में व्याप्त खोखलेपन व लालच व मानवीय मूल्यों के पतन की कहानी दिखाती है। मतलब महाभोज जो मनु भंडारी ने भारतीय समाज की वास्तविकता को दिखाया है, जिसमें भारतीय लोकतंत्र में जो आपके सामने जो परंपरा देखने को मिलती है, दलीय परंपरा देखने को मिलती है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी अपने एक दूसरे फायदे के लिए लगे रहते हैं। ना तो किसी को कोई से मतलब है, ना ही किसी को वास्तविकता से मतलब है। यही चीज दिखाती है किस तरीके से हमारे समाज में ये जो राजनीति है, खोखलापन के अलावा कुछ भी नहीं है। सभी लोग सत्ता के लालच में एक दूसरे के ऊपर क्या करते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। किसी को एक दूसरे की वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर सब कुछ एक महाभोज जनता का शोषण का हिस्सा बन जाता है। जिस तरीके से आपके सामने एक महाभोज होता है, जिसमें जो सबसे बड़े बड़े लोग होते हैं, इनको वो ही सबसे ज्यादा दावत का फायदा उठाते हैं, और आपके सामने जनता है उसको नीचे हाशिए पर बैठ के देखना होता है। तो बस इसी चीज के बारे में बताया गया है। तो ये था आपके सामने मन्नू भंडारी के द्वारा उपन्यास महाभोज। महाभोज में राजनीति और सत्ता संघर्ष के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा। कैसे लगा आपको ये प्रश्न, जरूर से बताना मुझे कमेंट बॉक्स में।